चलिए तो मैं एक बार पूरी बातों को फिर से समराइज कर देता हूँ कि मैंने इंडियन कम्युनिटी में पहला उठाया फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर को कुछ इस तरीके से एग्जांपल से समझो, मैं समझा रहा हूँ कि फिजिकल बैरियर हमारे बॉडी के बाहर की जो बाउंड्री है वो फिजिकल बैरियर है, एनाटॉमिकल बैरियर है, वो बनी बनाई बाउंड्री है, वो हमारे पैथोजन के एंट्री को रेसिस्ट करती है। तब आप देखो कि ये बाउंड्री किस तरीके से तैयार की गई है। जैसे मैंने बोला कि पंजाब स्टेट को ले लो, ये पंजाब स्टेट कई सारे अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इवन ये तो बगल वाले मुल्क के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। तो अगर इस पर्टिकुलर स्टेट में, अगर इस पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग हो, उस मिसहैपनिंग को रोकने के लिए बाउंड्री बनाई गई है। तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी बड़े बड़े बाउंड्री बनाई गई होगी, इनकी जो बाउंड्री शेयर की गई होगी, तो उस बाउंड्री पे कैसी चीजें लगाई गई होगी जिसके लगाने से अगर कल को कोई आतंकवाद एंटर भी करे तो हमारे इस बाउंड्री को नुकसान पहुंच जाए, लेकिन बाउंड्री के अंदर जो चीज है उसको नुकसान ना पहुंचे। आई थिंक लैग कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, तो उसको नुकसान ना पहुंचे, यानी कि हम बाउंड्री पे ऐसी चीजें लगाते हैं कि अगर कल को कोई मिसहैपनिंग हो तो बाउंड्री को नुकसान हो जाए, बाउंड्री दोबारा बना लेंगे लेकिन बाउंड्री के अंदर वाली चीजों को नुकसान ना पहुंचे। फिर इसके अलावा ऐसा थोड़ी है कि पूरी पंजाब को हम बाउंड्री से पैक कर दिए होंगे यार, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन अदर स्टेट के साथ या अदर मुल्क के साथ होगा कैसे? अब मान लो कि कल को कोई पाकिस्तान से आया कि बगल वाले स्टेट से एंटर किया पंजाब के अंदर, तो जब वो बाउंड्री पे को क्रॉस करके अंदर आ गया तो पंजाब पुलिस को ये बात पता है कि ये घटनाएं हो सकती है, फिर जो एंटर किया बाउंड्री के अंदर, तो फिर जहां से एंटर करेगा तो पूरी पाथवे पे फिर इन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगा के रखा हुआ है। आपकी बॉडी में भी ऐसा ही है। भगवान को पता है कि आपके बॉडी में पैथोजन एंट्री मार सकता है, इसलिए भगवान ने पूरी बॉडी को पैक कर दिया स्किन से। Skin is the first line of defense and it is a natural boundary of your body system. आखिर इस स्किन में ऐसा क्या है कि ये पैथोजन के एंट्री को रोकता है? तो सुन लो, ये जैसे मैंने बोला कि ये बाउंड्री ऐसी चीजें हैं जिसको तोड़ भी दिया जाए तो नुकसान हमारे देश का नहीं होगा, हम बाउंड्री दोबारा से बना लेंगे। जस्ट लाइक स्किन भी है। क्या करता है स्किन? स्किन एक्चुअली क्रेटिनाइज्ड लेयर है और इसमें जो स्किन की क्रेटिनाइज्ड लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये डेड टिश्यू की लेयर की डिपोजिशन है। तो एक बात बताओ, कल को पैथोजन आएगा, पैथोजन किसको मारने आता है? पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? लिविंग चीजों में। तो जो पहले से मरा हुआ है उसको क्या मारना है यार? तो इस कदर पैथोजन हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसीलिए पैथोजन आता तो जरूर है लेकिन एंटर नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे बॉडी में इसके अलावा ऐसा थोड़ी कि पूरा बॉडी स्किन से पैक है। हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो सराउंडिंग के साथ डिपेंडेंट है। सांस लेना नॉस्ट्रिल से है, नेजल पैसेज। खाना खाना माउथ से है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को निकालना एनस से है। लिक्विड फॉर्म में वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल को निकालना जूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट से है। सीमेन को रिलीज करना जेनिटल ट्रैक्ट से है। तो हमारे बॉडी में ये तीन ही ओपनिंग है भाई साहब। एक नेजल पैसेज की ओपनिंग नॉस्ट्रिल्स, एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग है, दोनों को मिलाकर एक ही काउंट कर लेते हैं, माउथ और एनस, और एक यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में कोई चौथा ओपनिंग नहीं है। अगर है तो डॉक्टर से चेक कराओ, वो गलत है। इसके अलावा कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए नेचुरली। कल को अगर इसके अलावा कोई ओपनिंग हो जाए, सपोज दैट की कट लग जाए, तो चौथी ओपनिंग बन जाएगी और वो बाउंड्री का कट है वो, और वहां से पैथोजन का एंट्री आसान है। क्यों? हमारे बॉडी में भी ऐसी कुछ ऑर्गन, ऐसी कुछ साइट्स है जहां पर स्किन नहीं है, बकल कैविटी, एनस, नॉस्ट्रिल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट। फिर वहां से पैथोजन क्यों नहीं एंटर कर रहा? क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अंदर से म्यूकस एपिथेलियम लगी हुई है। क्या लगी हुई है? म्यूकोजल एपिथेलियम। और इस म्यूकोजल एपिथेलियम में दो चीजें हैं, एक तो म्यूकस ग्लैंड है और एक सीलिया है। म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? इसी को बोलते हैं गॉबलेट सेल, गॉबलेट ग्लैंड। ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, और वो ना एंटीसेप्टिक होता है। पहली बात तो उसमें ऐसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होता है, जैसा लाइसोजाइम वगैरह भी होता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल होता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आया उसमें तो वैसे ही किल हो जाता है।
दूसरा, अगर ये चिपचिपा है, मान लो कि माउथ में या बक्कल कैविटी में म्यूकस है, पूरी एडमिटर कैनाल में म्यूकस है, उधर एनएस के पास भी म्यूकस है, नेजल पैसेज में म्यूकस है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में म्यूकस तो नहीं है लेकिन उसमें अदर चीजें हैं, वहां पे एसिडिक मीडियम क्रिएट करके रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत अंदर जाओगे तो वहां पे भी म्यूकस है। तो ये म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है, ये जो म्यूकोजल एपिथेलियम में म्यूकस ग्लैंड है, वो जो म्यूकस क्रिएट कर रहे हैं, उसका काम है पैथोजन को ट्रैप कर लेना, फंसा लेना। तो अगर ऐसे पैथोजन फंसती गई तब तो वो पैसेज ही ब्लॉक हो जाएगा? नहीं होगा। जहां म्यूकस ग्लैंड है वहां सिलिया भी है, सिलिएटेड म्यूकोजल एपिथेलियम है, और उस सिलिया का काम है ये जो गंदा म्यूकस बना जिसमें पैथोजन ट्रैप हुआ है उसको आउटसाइड द बॉडी प्रोपेल कर देना है। जैसे याद करो, नेजल सिलिया म्यूकस को किधर की तरफ प्रोपेल करता है? नेजल सिलिया टुवार्ड्स इनसाइड, यानी कि टुवार्ड द बक्कल कैविटी। याद करो, ट्रेकियल सिलिया टुवार्ड द आउटसाइड, टुवार्ड द बक्कल कैविटी। ऐसे ही पूरी बॉडी में म्यूकोजल एपिथेलियम के सिलिया का ये काम है कि उन जो ट्रैप किए हुए पैथोजन है म्यूकस में उसको बॉडी से आउटसाइड कैसे भी करना है। तो अब मुझे बताओ, जहां पे स्किन नहीं है वहां पे किस प्रकार का इंतजाम क्या हुआ है? पूरी की पूरी ट्रैक्ट में क्या लगा दिया गया है? पूरी की पूरी पैसेज में लगा दिया गया है म्यूकोजल एपिथेलियम। अब मुझे बताओ, आपकी बॉडी में पैथोजन कहीं से भी एंटर कर सकता है? नहीं। स्किन तो हर जगह रोक रहा है, और जहां स्किन नहीं है वहां म्यूकोजल एपिथेलियम है। इसीलिए कह रहा हूं कि जहां ओपनिंग है वहां भगवान ने जहां ओपनिंग है वहां भगवान ने इंतजाम देकर भेजा है, और जहां ओपनिंग नहीं है, सॉरी, जहां ओपनिंग नहीं है वहां स्किन है, ठीक है। इसके अलावा अगर कल को कोई चौथा ओपनिंग होता है, कट लग गया, कुछ हो गया, तो वहां से पैथोजन का एंट्री आराम से हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर कल को वहां से पैथोजन का एंट्री हो गया तो फिर उसके लिए क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ कर पाएगा? अरे भाई, वो बाउंड्री टूट गया तब ने वो एंटर किया यार, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हार गया ना। अब आएगा कौन? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर। उससे पहले अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार देख लो जल्दी से। ये देखो, तो मैंने यही चीजें भी आपको पढ़ाई है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकोसा। स्किन में आउटरमोस्ट लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करता है, ये एक डेड लेयर होता है। उसके बाद म्यूकोसा, ये म्यूकोसा क्या करता है? हमारे 3 जो मेजर ट्रैक्ट्स हैं, पैसेज हैं, उसको लाइनिंग कर रहा होता है। जैसे कौन कौन? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसकी जो ओपनिंग है वहां से लेके पूरे ट्रैक्ट को ये लाइनिंग कर रहा होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है? तो इसमें म्यूकोसल एपिथेलियम होता है जिसके पास गॉबलेट सेल होता है और सीलिया होता है। गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है जो माइक्रोब्स को ट्रैप करता है। सीलिया क्या करता है? उस म्यूकस को, डस्ट को, माइक्रोब्स को, जो भी मिलके मिश्रण बना है जो कि हार्मफुल है, उसको बॉडी से बाहर प्रोपेल करता है। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजियोलॉजिकल, सॉरी, फिजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। हाँ अभिषेक, रिभा, सृष्टि, विवेक, अतीक। नो सर। नो सर। नो सर। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ, एंड दैट वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में 3 चीजें हैं, एक तो है सिक्रीशन, एक है एसिडिक पीएच, और एक है फीवर। अब सुनना ध्यान से, ये तीनों ही फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन का हिस्सा है, मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर का हिस्सा है। जैसे पहला क्या बोला मैंने? सिक्रीशन। आपको पता है आपके कुछ बॉडी सिक्रीशन में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका टीयर, आपका सलाइवा, इवन आपका स्वेट। आपने सुना होगा कि कभी कभार रोना भी अच्छा होता है, सुना है? ठीक है, कभी कभार रोना भी अच्छा होता है, डिपेंड करता है खुशी के आंसू है, गम के आंसू है। आंसू आना अच्छा होता है, अगर नहीं आ रहे तो प्याज का जो झांस होता है वो लगा लो एटलीस्ट, उससे क्या होगा? थोड़ा बहुत आंसू आ जाएगा, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बता रहा हूँ। ये जो टीयर है या सलाइवा है या स्वेट है, इसमें एक खास प्रकार का एंजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंड दैट एंजाइम इज लाइसोजाइम।
और आपको तो लाइसोजाइम का वर्किंग पता ही है ना। सेल वॉल याद करो, जब मैंने पढ़ाया था सेल वॉल, सेल में एंटीबैक्टीरियल, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसके बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है लाइसोजाइम। याद आ रहा है कुछ? तो ये टीयर हो, सलाइवा हो, स्वेट हो, इसके कंपोजिशन का हिस्सा है लाइसोजाइम। तो ये टीयर, सलाइवा और स्वेट सिक्रीट हो रहे हैं, ये लाइसोजाइम कैरी करते हैं। तो अगर वहां पे कोई पैथोजन आया तो उसको खत्म करने के लिए जिम्मेवार है कौन? सिक्रीशन, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एक कंपोनेंट। इसलिए कहते हैं कि कभी कभार अगर रो लिए तो उसमें क्या है? लाइसोजाइम है। रो नहीं लिए, आंसू आ गए तो लाइसोजाइम है। तो आंख के जो पूरी की पूरी जो आई कैविटी है उसमें जितने भी पैथोजन वगैरह ट्रैप हैं वो सभी के सभी किल हो जाएंगे और आपके आंख के इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए कहते हैं कभी कभार आंसू भी ठीक है। नेक्स्ट, आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है बचपन वगैरह में जरूरी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप कभी कभार खेल कूद रहे हैं, गिर गए, कट लग गया, तो आप सुने होंगे कि वहां पे थूक लगा देते। ऐसा क्यों करते? थूक लगा दिया वहां पे, किसने सिखाया आपको? एक्चुअली थूक लगा दिए तो बिल्कुल सही किए, क्योंकि आपके पास अगर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, थूक लगा दो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कट लगा है इसका मतलब आपके बॉडी में वो पैथोजन के एंट्री का फेवरेबल साइड बन गया है, पैथोजन वहां से एंटर कर सकता है। इसीलिए आप वहां पे थूक लगा दोगे तो ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग तो थोड़ा देर में हो ही जाएगा सही। थूक लगा देने से ये होगा कि उस सलाइवा में लाइसोजाइम है, अगर बैक्टीरिया आके वहां से एंटर करना भी चाहेगा कर नहीं पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के आते ही लाइसोजाइम उसको किल कर देगा। ये होता है सलाइवा का काम। ऐसा ही स्वेट का भी काम होता है। स्वेट में ज्यादा लाइसोजाइम नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत चलो ठीक है फिर भी होता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स में भी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं। ईयर वैक्स तो एंटीसेप्टिक होता है पूरा का पूरा। तो दीज ऑल आर द सिक्रीशंस। तो सिक्रीशन में मैंने क्या क्या बोला सुनो ध्यान से। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम किसमें है? सलाइवा में, स्वेट में, टीयर में। ये बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है। इसके अलावा ईयर वैक्स, ईयर वैक्स के जो कंपोनेंट है वो आपके टिम्पैनम, जो याद करो जो टिम्पैनम वहां पे मेम्ब्रेन था उसको बचा रहा होता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचा रहा होता है, उसी को टिम्पैनम बोल रहा हूँ। तो दीज आर द सिक्रीशंस। आपको पता है ईयर वैक्स भी सिक्रीशन, लाइसोजाइम भी सिक्रीशन। देखो बात पता है, कभी कभी एज पर ऑप्शंस इस बॉडी सिक्रीशन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि स्वेट स्किन के बाहर सिक्रीट हो रहा है और स्किन को हेल्प कर रहा है पैथोजन को रोकने में? यस और नो? सलाइवा बक्कल कैविटी में है कि नहीं? टीयर्स वो भी आउटर मोस्ट बाउंड्री पे ही ना आके आपको रोल प्ले कर रहा है पैथोजन से लड़ने में। तो एज पर ऑप्शन अगर इस बॉडी सिक्रीशंस को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑप्शन में नहीं दिया है तो एज पर ऑप्शन हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मोर करेक्टली इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये सिक्रीशंस है। तो बॉडी सिक्रीशन क्लियर है। नेक्स्ट, आपके बॉडी का कई सारा पीएच, एसिडिक पीएच, ये भी आपके बॉडी में पैथोजन के एंट्री को रोकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में मोस्ट ऑफ द पैथोजन एसिड से डरता है, एसिड में किल हो जाता है, कुछ पैथोजन को छोड़ के, कुछ पैथोजन को छोड़ के, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द पैथोजन। तो एक बात बताओ, आपके बॉडी में ऐसी जगह जहां पे खूब सारा पैथोजन के एंट्री का चांसेस है, वहां पे अगर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही काम होता है आपको बॉडी में कहां कहां तो सुनो, आपके बॉडी में स्टोमक में पीएच कितना है आपको पता है? 3 से 5 के बीच में। यस और नो? 3 के आसपास बोलो, हाईली एसिडिक मीडियम। इसीलिए अगर आप कोई फूड खा रहे हैं, अगर बक्कल कैविटी से अंदर चला भी गया, स्टोमक में जाकर उसका खात्मा हो जाएगा। याद करो स्टोमक में एक फंक्शन बताया भी था मैंने HCl का, कुछ जो एंगल्फ पैथोजन है उसको किल कर देता है HCl। तो एक काम तो क्या हो गया, एसिडिक पीएच, HCl इन स्टोमक, एसिडिक पीएच, किल्ड इंजेस्टेड पैथोजन, एक तो ये काम है। लेकिन मैंने बोला कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो एसिड से डरते नहीं, इवन वो एसिड में उसको मजा आता है, एसिड में वो ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, एसिडोफिलिक पैथोजन। और ऐसे आपके सामने 3 पैथोजन है, 2 वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं 3 बता रहा हूँ, 1 वायरस 2 बैक्टीरिया। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, एक ये हेपेटाइटिस ए काउज कराने वाला वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, और टाइफाइड काउज कराने वाला साल्मोनेला टाइफीमिडियम बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाइड।
ये 3 एग्जांपल आप याद रखेंगे, 2 बैक्टीरिया, एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीमेरियम टाइफाइड बैक्टीरिया है, और एक हेपेटाइटिस ए काउच कैलेंडुला वायरस। इन तीनों को एसिड में तो मजा आता है, तो एसिडिक पीएच से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो कल को पूछा जा सकता है कि एसिडिक पीएच से किनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए वायरस और साल्मोनेला टाइफाइड जो टाइफाइड काउच कराता है, ठीक है। तो दीज आर द एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके बॉडी में और कहाँ पीएच होता है, आप खुद याद करो। जब मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो जब मैंने आपको वेजाइना पढ़ाया था, याद करो, मैंने बोला था वेजाइना में एसिडिक मीडियम क्रिएट करके रखते हैं ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जब ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड वहां पे एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा होता है। फिर आप बोलोगे कि ये लैक्टिक एसिड को वहां पे मेंटेन करने के लिए, हमारा बार बार ग्लूकोज को एनारोबिकली ब्रेक डाउन करने के लिए वहां पे कौन जिम्मेवार है? तो वो खुद एक बैक्टीरिया जिम्मेवार है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस वेजाइनेलिस, क्योंकि वेजाइना में रहता है। लैक्टोबैसिलस वेजाइनेलिस, ये बैक्टीरिया को बोलते हैं वेजाइना फ्रेंडली बैक्टीरिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेजाइना को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उल्टा ऐसा ना सोचना कि हार्म कर रहा होता है। ये खुद ग्लूकोज को एनारोबिक ब्रेकडाउन कर करके वहां पे लैक्टिक एसिड बना रहा होता है। लेकिन इसको उससे मतलब नहीं है कि वेजाइना को प्रोटेक्शन मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये तो ग्लूकोज को इसलिए ब्रेक कर रहा है क्योंकि इसको अपना फूड मटेरियल चाहिए था। लेकिन चूंकि इसने एनारोबिक ब्रेकडाउन किया, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड क्रिएट हुआ, तो वेजाइना में एसिडिक मीडियम आया। इससे क्या होगा? आपको पता है कि फीमेल में मेंसेस आता है, उसमें कई सारे अदर बैक्टीरिया के और अदर फंगस, अदर वायरसेस, इन सब के ग्रो होने का काफी चांसेस है, तो इससे इन्फेक्शन होने का काफी चांसेस है। इसीलिए ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करता है, और ये बैक्टीरिया जब एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है तो वो अदर बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर सकते हैं वो एसिडिक मीडियम में किल हो जाते हैं अगर आए भी तो दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, एसिडिक पीएच। नाउ थर्ड लाइन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में तीसरा पॉइंट, फीवर। एक बार पता है, फीवर आना अच्छी बात है। अगर कभी कभार आपको फीवर आ रहा है तो अच्छी बात है, आना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपके बॉडी का मोस्टली पैथोजन मर जाता है। बोलो क्यों? अभी मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द जो पैथोजन होता है एसिड के लिए तो सेंसिटिव है ही, इवन हीट के लिए भी सेंसिटिव है। अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो मोस्ट ऑफ द पैथोजन मर जाता है। तो पता है क्या होता है, फीवर में आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, एक हद तक अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, पैथोजन मरते हैं। और पता है जब आपके बॉडी में पैथोजन नहीं होता है ना, तो वुंड हीलिंग भी अच्छा होता है। आपने गौर किया होगा, जब आपको अगर कोई डीप कट लगता है तो आपको ऑटोमेटिकली फीवर आता है, गौर किया ये बात? और वो अच्छी बात। अगर फीवर आया है तो आपके बॉडी के पैथोजन जो एंटर कर सकते हैं उस घाव से, वो किल हो जाएंगे, और वो किल हो जाएंगे तो वुंड हीलिंग अच्छे से प्रॉपर हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि फीवर के टाइम में वुंड हीलिंग अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि घाव वगैरह जो है उसमें पैथोजन वगैरह किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फीवर होता कैसे, पहले ये समझे। ये तो समझ में आ गया कि फीवर हमारे बॉडी के लिए एक इम्यून सिस्टम, एक इम्यून रोल है, इम्यूनोलॉजिकल रोल है। क्यों? क्योंकि फीवर होगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से पैथोजन किल हो जाएगा। तो ये फीवर आता कैसे, सुनना। अगर कल को कोई पैथोजन आपके बॉडी में अटैक किया तो पैथोजन सिक्रीट करता है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होता है जो लाइव बैक्टीरिया से सिक्रीट होता है, और एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होता है जो मरे हुए बैक्टीरिया से सिक्रीट होता है। तो जो बैक्टीरिया आया आपकी बॉडी में, जब वो सिक्रीट्स किया एक्सोटॉक्सिन, तो वो एक्सोटॉक्सिन क्या करता है, आपके बॉडी के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है। और आपके बॉडी का इम्यून सेल्स कौन है? लिम्फोसाइट। मोर करते मैं ऐसे बोलूं WBC, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें भी कई प्रकार के ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट, एनके सेल, बहुत सारे, ठीक है। ये बोलो कि आपके WBC को स्टिमुलेट करता है। तो WBC जब स्टिमुलेट होती है तो आपको पता है जो स्पेशलाइज्ड WBC होती है वो इन रेस्पॉन्स खास प्रकार के केमिकल्स क्रिएट करती है, एंड दैट इज द इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन भी कई प्रकार का होता है। इंटरल्यूकिन 1 क्रिएट होता है जब एक्सोटॉक्सिन आके बाइंड करता है WBC के साथ। अब ये इंटरल्यूकिन जो WBC ने सिक्रेट किया और वो एक्सोटॉक्सिन जो खुद बैक्टीरिया ने सिक्रेट किया, ये दोनों पायरोजन की तरह एक्ट करता है। पायरो का मतलब होता है टेम्परेचर, जन मतलब जनरेट करने वाला, टेम्परेचर जनरेट करने वाली की तरह एक्ट करता है ये दोनों के दोनों। और इससे क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ रहा है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा,
आपके बॉडी के सारे पैथोजन किल हो जाएंगे और आपके बॉडी में इन्फेक्शन का चांसेस घट जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर एक हद से पार कर रहा है तब आपको लेना पड़ेगा एंटीपायरेटिक ड्रग्स। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ड्रग्स का नाम लिखा है, लेकिन इसमें से कुछ ड्रग्स यूजफुल है और कुछ ड्रग्स हार्मफुल है जो बैन हो चुका है, ठीक है। जैसे आपने एस्प्रिन का नाम सुना होगा, ये पेन किलर की तरह भी एक्ट करता है। पैरासीटामोल है, निमोसलाइड तो बैन ही हो गया यूएस में, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। इसके बाद पैरासीटामोल चलता है आजकल। सुमो पता है क्या होता है, इसमें पैरासीटामोल और निमोसाइड का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए सुमो को भी कई सारे रीजन में बैन कर दिया गया है। तो ये सब एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, छोड़ो ये तो याद मत रखना, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आपके बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से आपके बॉडी का बेनिफिट है, फीवर आ रहा है एक लिमिट तक तो अच्छी बात है, अगर एक्सेस आ रहा है तो फिर क्या करो, एंटीपायरेटिक ड्रग्स लो। क्यों लो? क्योंकि अगर एक्सेस टेम्परेचर चला गया तो फिर पैथोजन तो मरेगा ही सही, लेकिन आपके बॉडी के एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे, और आपके बॉडी के एंजाइम अगर डीनेचर हो गए तो फिर आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए थोड़े बहुत फीवर आने पे मेडिसिन मत, समझ रहे हो, थोड़े बहुत फीवर आने पे मेडिसिन मत लो, वो यूजफुल है। अगर एक्सेस आ रहा है तब जाके मेडिसिन लो। तो दिस इज द 3 कंपोनेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या क्या बता दिया मैंने? एक बताया बॉडी सिक्रीशन, एक बताया एसिडिक पीएच और एक बताया फीवर। तो मैंने 2 बैरियर बता दिया आपको, फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। दिभा? नो सर। सृष्टि? विवेक? नो सर। नो सर। चलिए यहाँ तक पढ़िए, देन अगले मीटिंग में सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर और इन्फ्लेमेशन ये सब खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो।